नमस्ते। 1 अप्रैल 2026 से भारत का 65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगा। इसकी जगह ले रहा है एक बिल्कुल नया डिजिटल फर्स्ट कानून, इनकम टैक्स एक्ट 2025। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव है और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि अरे टैक्स स्लैब तो वही है, तो फिर क्या बदला। लेकिन असली खेल रेट्स का है ही नहीं। असली बदलाव तो उस नए सिस्टम में है जो अब से हर फाइनेंशियल लेन देन पर 2400 घंटे नजर रखेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है कितना बड़ा। हम पूरे 65 साल पुराने कानून को अलविदा कह रहे हैं। एक ऐसा कानून जो कागजों और फाइलों के ढेर पर चलता था। और अब हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। देखिए, बदलाव का पैमाना यहां साफ पता चलता है। सेक्शंस 819 से सीधे 536 हो गए हैं, यानी कानून को छोटा और सरल बनाया गया है। लेकिन असली कहानी सेक्शंस की संख्या में नहीं, बल्कि फोकस में है। अब जोर कागजी कार्रवाई पर नहीं है। अब सारा फोकस सीधे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आने वाले ऑटोमेटेड डेटा पर है। इस नए डिजिटल फर्स्ट कानून का जो सबसे पहला और बड़ा असर है, वो पड़ता है हमारे कैलेंडर पर। जी हाँ, टैक्स भरने का जो पूरा टाइमलाइन था, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले क्या होता था, एक प्रीवियस ईयर होता था जिसमें कमाई होती थी, और फिर एक असेसमेंट ईयर होता था जिसमें टैक्स भरा जाता था। बड़ा कन्फ्यूजन था। अब ये सब खत्म। वो 2 साल वाला चक्कर ही खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ एक ही साल होगा, टैक्स ईयर। 12 महीने का सीधा सा हिसाब। जिस साल कमाया उसी साल उसका हिसाब किताब होगा। और इसका सीधा असर पड़ेगा बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसरों पर। एक तरफ तो ITR 3 और ITR 4 फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने का वक्त बहुत कम कर दिया गया है। अब टैक्स ईयर खत्म होने के बस 12 महीने के अंदर ही आपको रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा। इसका मतलब अब साल के आखिर में हिसाब किताब लेकर नहीं बैठ सकते। आपको रियल टाइम में अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना ही होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार तक ये सारा डेटा पहुंचेगा कैसे? इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम। इस पूरे नए खेल का जो इंजन है, उसे कहते हैं SFT, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ये SFT है क्या? ये एक ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग सिस्टम है। जैसे ही कोई बड़ा लेनदेन होता है, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी उसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है, अपने आप, ऑटोमेटिकली। और ये सारी जानकारी सीधे किसी के एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS में जाकर जुड़ जाती है। ये AIS एक तरह से सरकार के पास हर किसी की एक डिजिटल फाइनेंशियल कुंडली है। तो ये ऑटोमेटिक जाल काम कैसे करता है? चलिए फटाफट इसके कुछ ट्रिगर्स देखते हैं। पहला, किसी के सेविंग्स अकाउंट में एक साल में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा हुए, बूम, सिस्टम को रिपोर्ट चली गई। अगर करंट अकाउंट है तो ये लिमिट और भी ज्यादा है, 50 लाख रुपए। चाहे जमा हो या निकासी, दोनों ही रिपोर्ट होंगे। सिस्टम की सबसे पैनी नजर है कैश पर। मान लीजिए किसी ने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में भर दिया, ये भी तुरंत रिपोर्ट हो जाएगा। और सिर्फ कैश ही क्यों, अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड से साल भर में टोटल 10 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर दी, डिजिटल पेमेंट भी, तो भी सिस्टम इसे फ्लैग कर लेगा। और बात सिर्फ खर्चों की नहीं है, निवेश पर भी पूरी नजर है। किसी ने 10 लाख से ज्यादा की FD कराई या म्यूचुअल फंड में लगाए या फिर शेयर खरीदें, ये सब भी रिपोर्ट होगा। मतलब साफ है, इस जाल से अब कुछ भी बचना मुश्किल है। लगभग हर बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी अब ट्रैक हो रही है। तो SFT से एक बात तो साफ है, सरकार का एक बड़ा मकसद है कैश इकोनॉमी, यानी जो नकद का लेन देन है उसकी गुमनामी को खत्म करना। और इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम लाए गए हैं। तो अब पैन कार्ड कहां कहां बिल्कुल तैयार रखना है, जरा ध्यान से सुनिए। साल में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकाल रहे हैं, पैन लगेगा। 5 लाख से महंगी कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, और हाँ, इसमें अब महंगी बाइक्स भी शामिल हैं, तो भी पैन देना होगा। 20 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी डील हो या फिर 1 लाख से ज्यादा का होटल या ट्रैवल का बिल, हर जगह पैन जरूरी है। अब देखिए सरकार कैसे TDS को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि लोग ज्यादा कैश ना निकालें। ये टेबल देखिए, बिल्कुल साफ है। अगर कोई रेगुलर ITR फाइल करता है तो 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 2% TDS कटेगा। लेकिन अगर किसी ने पिछले 3 साल से ITR नहीं भरा है तो सिर्फ 20 लाख निकालने पर ही 2% TDS कट जाएगा। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा निकाल लिया तो यह रेट सीधा 5% हो जाएगा।
लेकिन कैश पर सबसे बड़ा और सबसे कठोर नियम अब सुनिए। सेक्शन 269 ST ये कहता है कि अगर किसी ने किसी एक शख्स से एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में लिए तो उसे उतनी ही रकम का जुर्माना देना होगा। जी हाँ, 100% पेनल्टी। मतलब 2 लाख कैश लिए तो 2 लाख की पेनल्टी, सारा पैसा जुर्माने में चला जाएगा। और सिर्फ पर्सनल ही नहीं, बिजनेस करने वालों के लिए भी कैश पर बहुत बड़ी पाबंदी है। नया रूल क्या है? अगर कोई बिजनेस किसी एक व्यक्ति को एक ही दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट करता है तो उस खर्च को बिजनेस एक्सपेंस माना ही नहीं जाएगा, और इसका सीधा मतलब है कि वो 10,000 रुपए टैक्सेबल प्रॉफिट में जुड़ जाएंगे और उस पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या आप पैटर्न समझ रहे हैं? सरकार टैक्स के रेट नहीं बढ़ा रही, लेकिन फिर भी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। कैसे? पहला, कंपनी की तरफ से मिलने वाले फायदे, जैसे कि कंपनी कार, इनकी टैक्सेबल वैल्यू बढ़ा दी गई है। और दूसरा, जैसा हमने अभी देखा, कैश में किए गए खर्चों को अस्वीकार किया जा रहा है। इन दोनों ही तरीकों से प्रभावी रूप से टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है। तो इन सारे बदलावों को एक साथ देखें तो मतलब क्या निकलता है? हम सब पर इसका क्या असर होगा? जवाब बहुत सीधा है। अब से टैक्स कंप्लायंस साल के आखिर का काम नहीं है, अब से हर दिन टैक्स डे है। ये नया ऑटोमेटिक साइकिल अब काम कैसे करेगा उसे समझिए। स्टेप 1, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है। स्टेप 2, बैंक या कंपनी तुरंत उसकी SFT रिपोर्ट भेज देती है। स्टेप 3, पीछे बैठे एल्गोरिदम उस डेटा को घोषित इनकम से मैच करते हैं। और स्टेप 4, जैसे ही कोई भी गड़बड़ या मिसमैच मिलता है, सिस्टम तुरंत उसे फ्लैग कर देता है। सब कुछ ऑटोमेटिक। इस पूरी नई सच्चाई को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, 2025 के एक्ट के तहत टैक्स अनुपालन अब साल के आखिर में की जाने वाली कोई कागजी कार्यवाही नहीं है, बल्कि यह एक रोजमर्रा की डिजिटल हकीकत है। तो ये सब सुनने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ ये ऑटोमेटेड सिस्टम टैक्स चोरी को रोकने में शायद बहुत असरदार हो, लेकिन दूसरी तरफ हमारी फाइनेंशियल प्राइवेसी यानी वित्तीय गोपनीयता का क्या होगा? जब हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा रही हो तो प्राइवेसी के क्या मायने रह जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।